हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। मैं आपको बीए 4 सेमेस्टर हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो देने वाला हूं मित्रों, जिसमें कि हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना होता है। ये हिंदी अनुवाद का प्रश्न पत्र आपका होगा बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। इसमें आपको यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपको बताएंगे अनुवाद के प्रकार, यानी अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे किया जाएगा और आपको इसको पूरी तरह से लिखना होगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में भी आपके लिए उपयोगी है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करें मित्रों, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुँच पावे। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत बीए 4 सेमेस्टर के लिए हमारा ये वीडियो यूनिट सेकंड का अनुवाद के प्रकार आप समझेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके विषय में बताना चाहता हूं कि जो अनुवाद के प्रकार होते हैं, अनुवाद के प्रकार में आपको विषय वस्तु के आधार पर जो अनुवाद किया जाएगा उसके प्रकार आपको जानने हैं और प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के विषय में आपको जानना है। तो ये आपको अलग अलग मैं बताऊंगा। इसमें आप विषय वस्तु के आधार पर जो अनुवाद करते हैं उसको हम इस रूप में जानते हैं मित्रों। ये पहला पॉइंट आपका है साहित्यानुवाद, ये विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट आपका रहेगा कार्यालयीय अनुवाद और तीसरा रहेगा विधिक अनुवाद और चौथा पॉइंट आपका रहेगा आशु अनुवाद और पांचवें बिंदु पर आप लिखेंगे मित्रों वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद तथा छठा पॉइंट आपका रहेगा वाणिज्यिक अनुवाद। तो ये हम विषय वस्तु के आधार पर इसको निर्धारित करते हैं अनुवाद के प्रकार को। और जो दूसरा आपका रहेगा प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के प्रकार आपको जानने हैं। तो प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के प्रकार के रूप में मित्रों शब्दानुवाद पहला पॉइंट, दूसरा है भावानुवाद और तीसरा पॉइंट आपका है सारानुवाद और चौथा पॉइंट रहेगा यांत्रिक अनुवाद। तो आपको विषय वस्तु के आधार पर और प्रक्रिया के आधार पर दोनों तरह से अनुवाद के प्रकार जानने हैं। ये आपको 10 टाइप्स से मिलेंगे। तो मैं 10 प्रकार के जो इसके टाइप्स हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, जो इसके प्रकार हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप पूरी तरह से इसको समझेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों। ऊपर देखेंगे आप यहाँ पर विषय वस्तु, जो विषय वस्तु है तो विषय वस्तु एवं प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के प्रकार, यानी दोनों तरह से इस तरह से क्वेश्चंस किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि विषय वस्तु एवं प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के प्रकार का उल्लेख कीजिए, अनुवाद के प्रकार को बताइए। तो ऐसी स्थिति में आप 10 बिंदुओं को लिखेंगे, 10 पॉइंट्स 10 पॉइंट आपको लिखना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर ये पहला आपका है साहित्यानुवाद। साहित्यानुवाद से तात्पर्य होता है मित्रों अनुवाद में एक पक्ष साहित्य अनुवाद का भी है। कला और साहित्य किसी भी समाज की पहचान बनाते हैं। किसी भी देश और समाज को जानने के लिए वहाँ के साहित्य को पढ़ना परखना जरूरी होता है। ये बहुत ही सरल चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है कि साहित्यानुवाद के अंतर्गत अनुवाद में एक पक्ष साहित्यिक अनुवाद का भी है और कला और साहित्य किसी भी समाज की पहचान बनाते हैं। किसी भी देश और समाज को जानने के लिए वहाँ के साहित्य को पढ़ना परखना जरूरी होता है। जब तक हम वहाँ के साहित्य और वहाँ के समाज को नहीं परखेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम वहाँ के ट्रांसलेशन कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो ये साहित्यानुवाद के अंतर्गत आपको जानना है। युगीन परिस्थितियों का अंकन साहित्य में होता है, यानी युगीन परिस्थितियों का तात्पर्य होता है जो समय व्यतीत होता चला जाता है या व्यतीत हो गया है, उस परिस्थिति से जुड़े हुए जो चीज़ें होती हैं उनका आकलन करना साहित्य में किया जाता है, उसका आकलन। उदाहरण के लिए जैसे मैक्सिम गोर्की की कथा साहित्य तत्कालीन रूप में हुई क्रांति और जन संघर्ष, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही जानना आवश्यक है मित्रों। रूप में हुई क्रांति और जन संघर्ष का जीवंत दस्तावेज जो चीज़ें हैं उसका अनुवाद करते हुए हम पात्रों या स्थानों आदि के नाम बदलते हुए उसका भारतीयकरण नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय स्थितियां तत्कालीन रूप से, समझेंगे मित्रों, यहाँ पर स्थिति परिवर्तन के विषय में बातें की जा रही हैं जो कि बहुत ही
आवश्यक होता है जानकारी करना, तो यहाँ पर देखेंगे नहीं कर सकते। अर्थात उस जो परिस्थितियां होती है उसका अनुवाद करते हुए हम पात्रों या स्थानों आदि के नाम बदलते हुए उसका भारतीयकरण नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय स्थितियां तत्कालीन रूप से बिल्कुल भिन्न थीं। ध्यान देंगे इन पंक्तियों पर मित्रों। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो समय के अनुसार जो चीज़ें, जैसे स्थान के नामकरण में या किसी विशेष रूप से उनके जो स्थान होते हैं, उनके तत्कालीन जो स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उसके अनुसार जो है रूप क्या होते हैं, बदल जाते हैं, भिन्न, यानी उसका भिन्न रूप हो जाता है। तो इस तरह किसी भी तरह से जब हम ऐसी स्थितियों को पाते हैं तो वहाँ पे पात्रों, स्थानों आदि के नाम बदलते हुए उसका भारतीयकरण नहीं कर सकते हैं। उसको हम अपने देश की राष्ट्रभाषा के रूप में उसको चिन्हित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय स्थितियां तत्कालीन रूप से बिल्कुल भिन्न हैं। जो भारतीय स्थिति है वो तत्कालिक रूप से पूरी तरह से भिन्न देखी जा रही है। इसी तरह किसी नोबेल विजेता यूरोपीय साहित्यकार से संबंधित हिंदी समाचार बनाया जा रहा है तो अनुवादक उस साहित्यकार के परिवेश और युगीन स्थितियों का हिंदी में ज्यों का त्यों उल्लेख करना होगा। जो भी ट्रांसलेटर होता है, जो भी अनुवादक होता है, वो साहित्यकार के परिवेश और युगीन स्थितियों का हिंदी में ज्यों का त्यों उल्लेख करना पड़ता है उसको, क्योंकि उसके साहित्य में भारत का नहीं, उसके देश और समाज की स्थितियों का दस्तावेज है। तो हमको मूल चीज़ें ये जानना है कि जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं, जब भी ट्रांसलेशन करते हैं मित्रों, तो हमें देश, काल और परिस्थिति तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रांसलेशन करना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम देश, काल और स्थान को छोड़ करके अनुवाद को एक हट करके अलग तरीके से कर दें, तो ये हमारे लिए साहित्य के क्षेत्र में उचित नहीं होता है। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, कार्यालयीय अनुवाद। ये कार्यालयीय अनुवाद क्या होता है इसको आप समझेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर मित्रों, कार्यालयीय अनुवाद, जो कार्यालय से कार्यालयीय अनुवाद होता है, यानी ऑफिशियल ट्रांसलेशन। कार्यालयीय अनुवाद से आशय प्रशासनिक पत्राचार तथा कामकाज के अनुवाद का है, जैसा कि आप जानते हैं। जैसा कि विदित है, स्वतंत्रता के पश्चात संविधान ने हिंदी को राजभाषा बनाने का संकल्प तो लिया, पर कुछ राजनीतिक और सामाजिक दुविधाओं के चलते वह आज तक कार्य रूप नहीं ले सका। राजभाषा तो मित्रों ध्यान देंगे, राजभाषा के रूप में हिंदी को रखे जाने की विचारधारा उत्पन्न हुई, लेकिन कुछ दुविधावश जो है आज तक कार्य रूप में इसको नहीं लाया जा सका। आज राजभाषा के विषय पर भारत में द्विभाषिक नीति लागू है। कैसी नीति लागू है मित्रों? द्विभाषिक। द्विभाषिक का मतलब दो भाषाओं की नीति आज भी भारत में लागू है। जिस अंग्रेजी को संविधान ने 10 साल में राजभाषा के रूप में पदच्युत करने का प्रारूप दिया था। पदच्युत का मतलब होता है मित्रों, जो राजभाषा के रूप में या जिस भाषा को हम बोल रहे हैं तो उस दर्जा को अलग कर देना, उस दर्जे से अलग कर देना। तो यहाँ पर 10 साल में राजभाषा के रूप में पदच्युत करने का प्रारूप दिया था अंग्रेजी को मित्रों। वो आज भी अपने स्थान पर किंचित भिन्न रूप में डटी हुई है। ये किसके विषय में बात की जा रही है? अंग्रेजी के विषय में बात की जा रही है मित्रों, कि इसको भारत के नागरिकों के से अलग करने का प्रयास किया गया था कि इस भाषा का प्रयोग न किया जाए, लेकिन आज भी उस अपने स्थान पर वो किंचित रूप से डटी हुई है। यानी इंग्लिश भाषा पूरी तरह से समाज में, देश में फैली हुई है, लोग उसका प्रयोग करते चले आ रहे हैं। आगे देखेंगे मित्रों, हर राज्यों को अपनी राजभाषा निर्धारित करने की स्वतंत्रता संविधान ने दी थी। यानी संविधान में बात बताई गई थी कि जो भी राज्य हैं, जिस भी राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसको राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। जैसे तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, हिंदी है, उड़िया है, जो भी भाषाएं हैं, पंजाबी है, तो जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसी को उस राज्य का दर्जा, उस भाषा को राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। ऐसा संविधान में प्रश्न उठाया गया था और राज्यों ने उसके अनुरूप राजभाषा का निर्धारण किया भी है। किंतु आगे देखेंगे मित्रों, किंतु संघीय सरकारों से उसके प्रशासनिक कार्य व्यवहार
अंग्रेजी में ही होते हैं। जो भी कार्य व्यवहार होते हैं, प्रशासनिक जो भी चीज़ें लिखी पढ़ी जाती हैं, वो जो है अंग्रेजी में ही आज भी हो रहा है, अंग्रेजी में किया जाता है। उस राजभाषा या उस भाषा से कोई मतलब नहीं रखते हैं ज़्यादा। हिंदी है लेकिन अंग्रेजी भी है, और राज्यों के प्रकरण में उनकी अपनी राजभाषाएं भी हैं। ऐसी स्थिति में अनुवाद की उपयोगिता और महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। यानी कि अनुवाद की उपयोगिता में किसी प्रकार से कमी नहीं आई, अनुवाद की उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है, उसके महत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है। भाषाएं अपने नियत स्थान पर बनी हुई हैं मित्रों। सभी जानते हैं कि प्रशासनिक, सभी लोगों को इस बात की जानकारी है मित्रों कि जो भी चीज़ें हैं वो प्रशासनिक रूप से शब्दावली का अपना एक विशिष्ट रूप है, जो बहुधा अंग्रेजी से अनुवाद पर आधारित होता है। बहुधा जो है, जो शब्दावलियाँ बनाई गई उसको एक विशिष्ट रूप दिया गया, जो कि प्रायः अंग्रेजी से ही अनुवाद पर आधारित होता है। पारिभाषिक शब्द इसी प्रकार की प्रशासनिक शब्दावली का एक प्रमुख हिस्सा है, जो कि प्रशासनिक शब्दावली के रूप में जाना जाता है मित्रों। एक अनुवादक के लिए सरकार के कामकाज पर आधारित समाचार बनाते समय इस शब्दावली की सामान्य जानकारी होना अनिवार्य है। जो भी ट्रांसलेटर होते हैं तो सरकार की कामकाज में पर आधारित जो समाचार होते हैं उनको बनाते समय उनको ये ध्यान रखना होता है कि इस शब्दावली की सामान्य जानकारी उनको प्रदान की जाए, और सामान्य जानकारी हो तभी वो ट्रांसलेशन पूरी तरह से कर सकते हैं। अनेक संसदीय शब्दों शब्दों का हिंदी में प्रचलन इसी शब्दावली के आधार पर हो गया है। यानी जो अनेक प्रकार से जो संसदीय शब्द, संसद में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनका जो है प्रचलन इसी शब्दावली के आधार पर हो गया है, जो कि प्रशासनिक शब्दावली के रूप में जाना जाता है, जिसको हम प्रयोग करते हैं अनुवाद करते समय मित्रों। ये तीसरा पॉइंट आपका है विधिक अनुवाद। ये विधि शब्द से बना हुआ मित्रों। विधिक अनुवाद यानी कानूनी अनुवाद, कानूनी प्रक्रिया में प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसलेशन। न्यायपालिका संविधान में वर्णित लोकतंत्र के 3 स्तंभों में एक है। न्यायपालिका जो 3 स्तंभ बताया गया है मित्रों, उन 3 स्तंभों में एक माना जाता है। समाचार पत्रों में न्याय और उससे जुड़ी प्रक्रिया से संबंधित अनेक समाचार होते हैं। पहला स्तंभ क्या है? समाचार, यानी कि समाचार पत्र जो होते हैं, ये भी एक स्तंभ है मित्रों, जिसमें कि न्याय और उससे जुड़ी प्रक्रिया से संबंधित अनेक समाचार होते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के संकल्प के बावजूद उच्च तथा उच्चतर न्यायालय का सारा कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, सभी कोर्टों में लगभग जो है हिंदी अंग्रेजी में ही सारी चीज़ें की जाती हैं। अंग्रेजी में ही बहस की जाती है, जिरह किया जाता है, और अंग्रेजी में ही उसके जो है आदेश लिखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, कामकाज जो भी होता है वो अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से ही होता है मित्रों। सारे निर्णय और अभिलेख अंग्रेजी में ही होते हैं, और न्यायालय की कार्यवाही भी अंग्रेजी में ही संपन्न होती है। एक अनुवादक के लिए आवश्यक हो जाता है कि हिंदी में समाचार बनाते हुए वो विधिक शब्दावली का तकनीकी रूप से सही अनुवाद करने की क्षमता रखता हो। यानी कि विधिक शब्दावली जो बनाई गई है, उस विधिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए जो अनुवादक होता है वो अपनी क्षमता बना करके अनुवाद को करे। ऐसा जो है विधिक अनुवाद के अंतर्गत मित्रों जाना जाता है। अब हम ये 4 नंबर पॉइंट जो आपका है मित्रों, आशु अनुवाद। तो आशु अनुवाद क्या होता है? आशु अनुवाद के विषय में जानेंगे। यह एक रोचक प्रक्रिया है। आशु अनुवाद को हम किस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टेड प्रक्रिया मानी जाती है। अंग्रेजी में सामान्य रूप से इसे इंटरप्रिटेशन के रूप में कहते हैं इसको, जो आशु अनुवाद होता है। जब कोई ऐसा राजनेता देश में आता है जिसे अंग्रेजी भी ना आती हो, हमारे देश के राजनेताओं के साथ उसकी वार्ता इंटरप्रेटर की सहायता से ही संभव हो पाती है। यानी कोई भी राजनेता है जो अपनी बात को कहना चाहता है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, तो उसके लिए इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है, ट्रांसलेटर की आवश्यकता है, जो उस भाषा को जो बोल रहा है उसको
इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लोगों के समक्ष रखे मित्रों। तो ये चीज़ें होती हैं। इंटरप्रेटर वो व्यक्ति होता है जो आगंतुक की भाषा का एक तुरंत और सरल अनुवाद मौखिक रूप से हमारे राजनेता के सम्मुख प्रस्तुत करता है। जो इंटरप्रेटर होता है वो मित्रों जिस भाषा का प्रयोग उसी भाषा को सरल भाषा में इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देता है, या जिस भाषा में करता उस भाषा में ट्रांसलेशन करता है जिस भाषा में लोग उसकी बात को समझ पाएं। और हमारे राजनेता की भाषा का आगंतुक राजनेता के सम्मुख वो एक ऐसा भाषिक मध्यस्थ है जिस पर यह उत्तरदायित्व होता है कि वह वार्ता को तकनीकी रूप से 100% सही संभव बनाता है। यानी तकनीकी रूप से जो भी भाषा है, जो भी उत्तरदायित्व उसको सौंपा गया है मित्रों, वो 100% जो है उसकी बात को, राजनेता की बात को प्रस्तुत कर सके, इस तरह से संभव वो बना देता है। पत्रकारिता में आशु अनुवाद के कुछ और आयाम हो सकते हैं। जैसे आप पत्रकारिता के विषय में जानेंगे मित्रों, तमाम सारे आयाम इसमें बताए गए हैं। तो इसके अंतर्गत आपको ये जानना है, जैसे फ़ोन पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से की जा रही वार्ता को तुरंत अपने समाचार के लिए हिंदी में अनुवाद करके लिखते जाना। यानी फ़ोन पे कोई वार्ता हो रही है, कोई चीज़ें कही जा रही हैं, तो उसको जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात चल रही है, तो उस वार्ता को तुरंत जो है अपने समाचार के लिए जिस भी भाषा में हम समाचार लिख रहे हैं हिंदी में अनुवाद करके लिखते चले जाते हैं। यदि मान लीजिए इंग्लिश भाषा है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हम उसको लिखते चले जाते हैं। मान लीजिए कोई अन्य भाषा है तो उसको भी हम तुरंत एक निश्चित भाषा में जो है ट्रांसलेशन कर देते हैं। ये पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला जो आपका बिंदु है मित्रों, ये 5 नंबर पॉइंट आप देखेंगे, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद। ये 5वां बिंदु आपके लिए बहुत ही आवश्यक है जानकारी करना। वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद के रूप में इसको हम जानते हैं। हमारा समय विज्ञान और तकनीकी का युग है। जो समय चल रहा है मित्रों, ये आप जानते हैं कि ये विज्ञान और तकनीकी का युग है। विज्ञान के बहुआयामी विकास ने मानव जीवन की गतिविधियां ही नहीं वरन उसके जीवन मूल्यों को भी कई स्तरों पर बदल दिया है। बिल्कुल सही बात है मित्रों। विज्ञान ने बहुआयामी विकास ने मानव जीवन को जो है की गतिविधियां जो है उसकी गतिविधि, उसके रहन सहन, उसकी बातचीत, उसके जो है सामाजिक संबंध जो है, उन सारी चीज़ों को, जीवन की मूल्यों को भी कई स्तरों पर उसने बदल दिया है। ये वैज्ञानिक तकनीक की ही देन कही जाएगी मित्रों। समाचार पत्रों में देखेंगे, यहाँ पर समाचार पत्रों में विज्ञान और तकनीकी से संबंधित गतिविधियों के कई समाचार होते हैं। जो समाचार पत्र होते हैं उनमें विज्ञान और तकनीकी से संबंधित गतिविधियों के कई समाचार होते हैं और उनके लिए आवश्यक होता है कि अनुवादक पत्रकार को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की पर्याप्त जानकारी हो। जब तक उसको वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की जानकारी नहीं होगी मित्रों, वो अच्छे ढंग से अनुवादक का कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए उसको तकनीकी शब्दावली यानी वैज्ञानिक शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक होता है, जो वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद के रूप में प्रयोग किया जाता है मित्रों, जिसके अभाव में अनुवाद हास्यास्पद और विचित्र हो सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि यदि हम जो है तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं समझ पाते, नहीं जानकारी हमको है, तो ये हमारे लिए कैसा बन जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही हास्यास्पद और विचित्र हो सकता है। रियल या ट्रेन को हिंदी में लौह पथगामिनी, आप जानते हैं मित्रों, रेल भी लोग समझ सकते हैं, ट्रेन भी लोग समझ सकते हैं, लेकिन इसी को हम अगर क्लिष्ट हिंदी में हिंदी रूपांतरित कर देते हैं तो इसको हम लौह पथगामिनी कहेंगे। अब लौह पथगामिनी का अभिप्राय होता है जो कभी इस वर्ड को, इस शब्द को नहीं सुने होंगे, उनके लिए बहुत ही विचित्र शब्द लगेगा ये, जबकि उनके लिए ट्रेन और रेल कहना आसान होता है। तो लौह पथगामिनी ये जो है
3 शब्दों से मिलकर बना हुआ मित्रों। लोह धन पथ धन गामिनी, यानी लोहे के पथ पर मार्ग पर चलने वाली अर्थात ट्रेन, वो रेलगाड़ी, तो इसको हम लोहपथ गामिनी कहते हैं। जैसे विचित्र और हास्यास्पद अनुवाद की जगह रेल या ट्रेन ही लिखना अनुवादक के हित में होगा। तो ये बात यहाँ पर समझनी है आपको कि हम बहुत क्लिष्टता की ओर न जाएं, बहुत गहराई में न जाएं कि लोग हमारी बात को समझ ही ना पाएं और हम अपनी विद्वता का प्रदर्शन करें। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक अनुवादक को सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे लोग उसे आसानी से समझ पाएं। आगे देखेंगे मित्रों, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर ही लिखना चाहिए। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के लिए हम कंप्यूटर शब्द का ही प्रयोग कर दें, तो यदि व्यक्ति अनपढ़ भी है, नहीं पढ़ा लिखा हुआ, नहीं जानकारी उसको है, तब भी वो उस चीज़ को समझ सकता है। लेकिन हम उसको संगणक कहेंगे, अगर संगणक के रूप में हिंदी में उसको कहने लगें तो शायद वो ना जान पावे, और पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस तरह से मित्रों शब्द का प्रयोग कर देने से हम हास्यास्पद हो जाते हैं, एक विचित्र तरह से समाज में अलग थलग हो जाते हैं मित्रों, की जगह कैलकुलेटर भी कहते हैं शब्द का ही प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम जो वास्तविक शब्द होते हैं, जिस शब्द को आम लोग समझ सकते हैं मित्रों, उसी शब्द का प्रयोग हम करते हैं ट्रांसलेशन के कार्य में। आगे देखें मित्रों, अब इसको हम पुनः देख लेंगे। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर ही लिखना चाहिए। इसी तरह हिंदी संगणक की जगह कैलकुलेटर शब्द का ही प्रयोग होता है। जो संगणक होता है, गणना करने का जो यंत्र होता है, उसको हम हिंदी संगणक के रूप में जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कैलकुलेटर कहते हैं मित्रों। तो कैलकुलेटर से लोग शब्द का ही प्रयोग करते हैं, हिंदी संगणक ना कह करके हम उसको कैलकुलेटर का ही प्रयोग करते हैं यहाँ पर। अब हम छठे बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों, वाणिज्यिक अनुवाद। ये वाणिज्यिक अनुवाद क्या होता है मित्रों? तो वाणिज्यिक अनुवाद ऐसा अनुवाद होता है जो ये व्यापार के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। यह क्षेत्र व्यापार के साथ साथ प्रमुखतः बैंकिंग व्यवसाय का है, यानी कि व्यापार के साथ साथ बैंकिंग व्यवसाय में, बैंकिंग में भी यानी बैंक के कामकाज में भी इसका प्रयोग होता है, में ही इसका प्रयोग किया जाता है मित्रों। सर्वविदित है कि संपूर्ण विश्व की संचालक शक्ति अब पूंजी हो चली है। जो भी संचालक शक्तियां हैं वो एक पूंजी के रूप में समाज में आ रही हैं। आगे देखेंगे, भूमंडलीकरण और विश्वग्राम जैसी उत्तर आधुनिक अवधारणाएं प्रकारांत से इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। भूमंडल अब शीत युद्ध के दौर से बाहर आकर एक ध्रुवीय हो चला है। पूरा भूमंडल, पूरा क्षेत्र जो है, भू क्षेत्र जो है वो एक मित्रों इस शीत युद्ध से बाहर आकर के और पूरी तरह से एक ध्रुवीय हो चला है। एक लक्ष्य बना करके पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लोग एक देश ध्रुवीय हो चले हैं मित्रों, जैसा कि पहले नहीं था, जिसका संचालन दुनिया के कुछ विकसित देशों के गुट के हाथ में है। इन परिस्थितियों में पत्रकारिता पर भी इस तरह की उत्तर आधुनिक अवधारणाओं का जो है प्रभाव देखा जा सकता है। यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हम इसका प्रभाव देखते हैं, जिसमें कि काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। पत्रकारिता खुद भी एक पेशेवर संस्था है। पत्रकारिता क्या है? ये भी पेशेवर संस्था है, एक पेशे के रूप में कार्य करती है मित्रों। भारत में जिसका संबंध कुछ बड़े व्यापारिक घरानों से है। आम आदमी के जीवन में बाजार का स्थान अब निश्चित है और समाचार पत्रों में इस आशय के समाचारों की भरमार होती है। जो समाचार होते हैं उस समाचार पत्रों में ये सारी चीज़ें बहुत ही जोर शोर से छापी जाती हैं, लोगों के समक्ष ये चीज़ें जाती हैं, सारी चीज़ें, जिससे लोग उसको पढ़ते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। कुछ न कुछ ऐसे अट्रैक्शन, कुछ न कुछ ऐसे आकर्षक बिंदु समाचार पत्रों में दिए न जाएं तो लोग उसको पढ़ना स्वीकार नहीं करेंगे मित्रों, उसको पढ़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें समाचार पत्रों में एक आशय के रूप में उनकी भरमार हम देखते हैं, जो कि एक पेशेवर होते हैं। अपने पेशे को चलाने के लिए उनको ऐसा करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समाचारों का निर्माण
अक्सर संबंधित विषय वस्तु के अनुवाद द्वारा ही संभव हो पाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो समाचार होते हैं उनका निर्माण अक्सर जो है जो संबंधित विषय वस्तु होती है, उनसे जुड़ी हुई विषय वस्तु होती है, उसी के अनुवाद द्वारा ही संभव हो पाती है। ये चीज़ हमको जानना है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे इसी तरह कि अनुवाद की अपनी शब्दावली होती है। जो इस तरह के ट्रांसलेशन किए जाते हैं उनकी अपनी अलग शब्दावली होती है मित्रों, जिसका वो प्रयोग करते हैं, जिसकी प्राथमिक जानकारी पत्रकार को होना जरूरी है। इसकी जानकारी, बेसिक नॉलेज पत्रकार को जो भी होते हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जिससे वो उन शब्दों का उस तरह से प्रयोग कर पाएँ। आम आदमी के जीवन में बैंकिंग का भी एक निश्चित महत्व है। बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग प्रमुख रूप से दो स्तरों पर किया जाता है, एक राजभाषा के स्तर पर और दूसरे जो है, आपको पहला स्तर बताया गया वो राजभाषा का स्तर मित्रों, उसके बाद जनभाषा के स्तर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मान दिलाए जाने से संबंधित कुछ औपचारिक प्रयासों में बैंकों द्वारा हिंदी के प्रयोग पर जोर की नीति शामिल है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे मित्रों, राजभाषा और जनभाषा यानी दो तरह की भाषाएं जो है बैंकों में प्रायः प्रयोग की जा रही हैं, जिनमें हम देख रहे हैं कि बैंकों द्वारा हिंदी के प्रयोग पर जोर की नीति शामिल है। बैंक ने भी हिंदी के प्रयोग पर बल दिया था, इसकी लड़ाई में वो अग्रसर रहा था। वास्तव में विषय राजभाषा का ना होकर जनभाषा का है। यहाँ पर राजभाषा को हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, राजभाषा पर विशेष बल नहीं दे रहे हैं, बल्कि जनभाषा के रूप में इसको समाज के बीच में लाने का प्रयास किया जा रहा है मित्रों। बैंकों को अपनी पहुँच जनता तक बनानी होती है और इसके लिए वे हिंदी के प्रयोग पर बल देते हैं। वो जनता तक अपनी पहुंच को बनाते हैं, लोग हमारी बात को समझ पाएं, हम उनकी बात को समझ पाएं, इसलिए जो है वो हिंदी के प्रयोग पर ज़्यादा बल देते हैं। कौन? जो बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हुए मित्रों। हर बैंक में चूँकि महत्वपूर्ण प्रारूप अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते हैं, लेकिन जनता तक उन्हें पहुंचाने के लिए उनका सरल हिंदी अनुवाद अनिवार्य होता है। जो भी प्रारूप होते हैं वो इंग्लिश में ज़रूर होते हैं, लेकिन उसको जनता तक पहुंचाने के लिए हमको सरल हिंदी में ट्रांसलेशन करके उन तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि आम लोग हमारी बात को समझ पाएँ और उसको अच्छी तरह से जीवन में अमल कर पाएँ। फलतः हर बैंक में हिंदी अधिकारी तैनात किए गए हैं। सभी बैंकों में लगभग जो है हिंदी अधिकारी तैनात कर दिया गया है, जो कि हिंदी भाषा का ज्ञान रखता है और हिंदी भाषा की बोलचाल में वो बल देता है मित्रों। एक अनुवादक के लिए यह सब जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसे बैंकों द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली ऋण योजनाओं पर समाचार बनाने होते हैं। क्योंकि जो भी ऋण योजनाएं होती हैं, जो भी योजनाएं बैंक लागू करता है, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य, लोग उसको समझ पावें, लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पावें, तभी तो वो बैंक से अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे, बैंक से लेन देन कर पाएंगे, बैंक से जुड़ पाएंगे। इसलिए बैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मित्रों। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर बैंक की ऋण संबंधी नीतियों और उतार चढ़ाव की जानकारी भी उसे पाठकों तक सरल और सही रूप में पहुंचानी होती है। जो भी पाठक होते हैं, जो भी लोग होते हैं, जो बैंक से जुड़े हुए होते हैं, उनको भी ऋण संबंधी जानकारी देना है या उसके उतार चढ़ाव के बारे में, बैंक के लेन देन में जो उतार चढ़ाव होता है, जो उसके जो विदेशी मुद्राएं होती हैं, जो बैंक में के चलन की मुद्राएं होती हैं, जिसपे को हम कभी कभी इस रूप में समझ सकते हैं मित्रों, जो बैंकिंग मार्केटिंग होती है, उन सारी चीज़ों में हमें इनकी जानकारी लोगों तक पहुंच पावे, इसके लिए जो है पाठकों तक सरल और सही रूप में पहुंचानी होती है। ये बैंक का कार्य होता है कि पाठकों तक सरल ढंग से और सही ढंग से उन तक सूचनाओं को प्रेषित कर सके। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों, ये जो आपका 6 पॉइंट था, ये 6 पॉइंट था विषय वस्तु के आधार पर। तो विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकार के विषय में मैंने बताया। अब आप 7वें पॉइंट पर चलेंगे, प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद। तो प्रक्रिया के आधार पर ये 7 नंबर पॉइंट में शब्दानुवाद, ये प्रक्रिया के आधार पर है मित्रों। इसमें देखेंगे जो शब्दानुवाद होता है, इससे क्या मतलब होता है आप समझें इसको।
इस तरह के आदर्श अनुवाद में प्रयोग किया जाता है कि मूल भाषा के प्रत्येक शब्द और अभिव्यक्ति की इकाई पद, पदबंध, मुहावरा, लोकोक्ति, उपवाक्य अथवा वाक्य आदि का अनुवाद लक्ष्य भाषा में करते हुए मूल के भाव को संप्रेषित किया जाए। जो भी लक्ष्य भाषा हो, जिसमें भी ट्रांसलेशन किया जा रहा है मित्रों, वो लक्ष्य भाषा भ्रमित ना हो, वो जो है मूल भाषा, मूल पद को लेकर के चले, चाहे वो मुहावरे के रूप में हो, लोकोक्तियों के रूप में हो, उपवाक्य के रूप में हो या वाक्य के रूप में हो। तो लक्ष्य भाषा जो भी होती है, जिस भाषा में हम ट्रांसलेशन करते हैं, जिस भाषा का हम ट्रांसलेशन करते हैं, उस भाषा का हमें पूर्ण रूप से दूसरी भाषा में जब हम उसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसमें वो चीज़ें पूर्ण रूप से संप्रेषित होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अनुवाद ना तो मूल पाठ की किसी अभिव्यक्ति इकाई को छोड़ सकता है और ना अपनी ओर से कुछ जोड़ सकता है। ध्यान देंगे मित्रों, अनुवाद जो होता है वो ना मूल इकाई को अपनी छोड़ सकता है, जो मूल चीज़ें होती हैं, जो हमारा लक्ष्य भाषा होती है, उसकी जो मूल इकाई होती है उसको छोड़ नहीं सकता, और ना अपनी ओर से कुछ जोड़ सकता है। ना उसमें कुछ अपनी ओर से जोड़ना ही उचित होता है और ना ही छोड़ना उचित होता है। इसलिए एक अनुवादक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मित्रों। अनुवाद का ये गणित, ज्योतिष विज्ञान और विधि साहित्य के अधिक अनुकूल होता है। ये जो है ज्योतिष विज्ञान हुआ या विधि के रूप में हुआ, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अनुकूल माना जाता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार से हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात कहाँ पर लागू होती है मित्रों? जब हम विस्तृत रूप से अनुवाद के क्षेत्र में उतरते हैं तो वहाँ पर जो है अनुवाद का यह प्रकार गणित, ज्योतिष विज्ञान और विधि साहित्य के अधिक अनुकूल होता है। जो विधि साहित्य होती है, जो उससे जुड़ी हुई साहित्यिक भाषा होती है, उसके अनुकूल ही हमको ट्रांसलेशन करना होता है, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करना होता है। जैसे मान लीजिए गणित से संबंधित कोई चीज़ें हैं, किसी फार्मूले की बात है, या ज्योतिष विज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं, तो इसको हम, या विधि से संबंधित कोई चीज़ें हैं, तो इसमें हम किसी प्रकार से फेरबदल नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मित्रों, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके लिए हमको ये आवश्यक होता है कि हम पूरी तरह से शब्दानुवाद करें, यानी शब्दों का ट्रांसलेशन हमें करना आवश्यक होता है। ये हमें जानना है मित्रों। अब हम इसके पश्चात देख रहे हैं 8 नंबर पॉइंट, भावानुवाद। ये भावानुवाद क्या होता है? भाव से बना हुआ है मित्रों। भाव मीन्स विचार, जो हमारी सोच होती है। तो इस प्रकार के अनुवाद में भाव, अर्थ और विचार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो भावानुवाद में हमको ये विशेष ध्यान रखना होता है कि अर्थ और विचार और भाव, ये तीनों चीज़ों का अधिक बल दिया जाता है इसमें। लेकिन ऐसे शब्दों, पदों या वाक्यांशों की उपेक्षा नहीं की जाती जो महत्वपूर्ण हो। ऐसे शब्दों की उपेक्षा हम नहीं कर सकते जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। हम भावानुवाद करने लगें और महत्वपूर्ण चीज़ को वहाँ पर अलग कर दें, तो ऐसा भी नहीं होता है। ऐसे अनुवाद से सहज प्रवाह बना रहता है। ऐसे अनुवाद तो हम करते हैं भावानुवाद के रूप में, लेकिन उसका सहज प्रवाह बना रहता है। पत्रकार अक्सर इसका सहारा लेते हैं। जो पत्रकार होते हैं तो भावानुवाद का प्रयोग करते हैं कि लोग भावनाओं को समझें। जो हम लिख रहे हैं, जो हम समाचार में प्रेषित कर रहे हैं, वो हमारी बात को समझें, किसी भी प्रकार से समझें, परंतु विषय वस्तु से नहीं हटते हैं। यदि वो विषय वस्तु हट जाएंगे तो उनकी पत्रकारिता में खोटापन आ जाएगा। इसलिए अपनी बात को समझाने के लिए, चाहे वो मुहावरे का प्रयोग कर रहे हों, चाहे वो वाक्यांश का प्रयोग कर रहे हों, चाहे वो किसी प्रकार से अपनी बात को दूसरे तक पद के रूप में उसको लिख रहे हों, तो सहज भाव उनका होता है जिससे लोग उसे समझ जाएं। अगला पॉइंट जो आपका है मित्रों, ये है सारा अनुवाद। ये सारा अनुवाद क्या है? तो सारा अनुवाद के विषय में जानेंगे मित्रों। ये आवश्यकता अनुसार संक्षिप्त सार शब्द से सारा अनुवाद बन गया है मित्रों। आवश्यकता अनुसार संक्षिप्त या अति संक्षिप्त होता है, जिसको बहुत ही संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। भाषणों, विचार गोष्ठियों और संसद के वाद विवाद की विशद विषय वस्तु के सार का अनुदित प्रस्तुतिकरण इसी कोड का होता है। जैसे आपने देखा होगा मित्रों,
जब आप समाचार सुनते हैं, चाहे वो रेडियो में, चाहे वो टीवी पर देखते हैं, तो आप देखे होंगे हेडलाइन, जो भी समाचार होते हैं उसको पहले हम जो हेडलाइन के रूप में पाठक को बता दिया जाता है क्या क्या चीज़ें, किस किस बिंदु पर क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद विस्तृत समाचार होते हैं। विस्तृत समाचार होने के पश्चात भी लास्ट में भी प्रमुख समाचारों को बताया जाता है, तो उसी को हम सारा अनुवाद के रूप में मित्रों जानते हैं। इसी सारा अनुवाद की मदद से जो पत्रकार होते हैं, जो भी अनुवादक होते हैं, वो विस्तृत अनुवाद की भी रचना कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आवश्यक होती हैं कि किसी बात को हम टू दी पॉइंट समझ जाएं। हमारे समझने के लिए ऐसा किया जाता है कि हम उसको समझ जाएं। यदि समय अभाव हो, यदि हम उसके बारे में और चिंतन करना चाहें, तो उस पॉइंट पर हम चिंतन कर सकते हैं। आगे देखेंगे मित्रों, विस्तृत प्रकरणों में अक्सर पत्रकार पूरी विषय वस्तु का अनुदित सार तैयार कर उसे ही समाचार रूप में प्रस्तुत करता है। एक विशेष रूप से सार तैयार करके, संक्षिप्त समाचार तैयार करके उसी को समाचार पत्र में वो प्रस्तुत कर देता है मित्रों। तो ये जो है सारा अनुवाद पॉइंट नंबर 9 था। अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट जो आपका है मित्रों, ये लास्ट पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक अनुवाद। इसको हम कहते हैं यांत्रिक अनुवाद के रूप में जानते हैं इसको। तो यांत्रिक अनुवाद क्या होता है, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं मित्रों। आज के वैज्ञानिकता से भरे हुए युग में ये बहुत ही उपयोगी हुआ है। आधुनिक समय में कंप्यूटर की सक्षमता और हमारी उस पर निर्भरता उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। ये कोई नई बात नहीं है, आप लोग विधिवत जानते हैं कि आज के लोग, आज के समाचार के रूप में हम कंप्यूटर पर पूरी तरह से निर्भर होते चले जा रहे हैं। आज ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो 2 या अधिक भाषाओं के बीच अनुवाद करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं मित्रों, जिससे कि किसी भी भाषा का ट्रांसलेशन हम किसी भी भाषा में कर सकते हैं। गूगल ने ऑनलाइन अनुवाद की सुविधा भी दी है। इस सारी तकनीकी उपलब्धियों के बीच हमें ये भी समझ लेना होगा कि इसकी कुछ निर्णायक सीमाएं भी हैं। ये जो ट्रांसलेटर होते हैं, ये जो इनकी जो क्षमताएं बनाई गई हैं, इनकी भी एक सीमा निश्चित की गई है मित्रों। अनुवाद करने वाले सॉफ्टवेयर अक्सर कोरा शब्दानुवाद करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये प्रायः क्या करते हैं, कोरा अनुवाद। कोरा अनुवाद से तात्पर्य मित्रों ऐसा अनुवाद जो वास्तविक जो लक्ष्य भाषा जो होती है जिसमें ट्रांसलेशन किया जाता है, उसी भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं। इनके अंदर ये तकनीकी नहीं फिट कर किया गया है कि कुछ भाव को भी लेकर के अपनी बात को और स्पष्ट कर सकें। ये सीधे सीधे जो है शब्दानुवाद के रूप में शब्द को जो है जो का त्यों रखते हैं और उनमें वांछित अर्थबोध की प्राप्ति नहीं हो पाती है। पूरी तरह से अर्थबोध भी उसमें से नहीं हो पाता। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्लिष्ट होती हैं, जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आसान होती हैं जो क्लिष्टता को लिए हुए होती हैं, लेकिन लोग उसको समझ जाते हैं। तो इस चीज़ का जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसका ध्यान नहीं दे पाता है। यानी इस तरह के अनुवाद पर भाषाई पुनर्गठन के स्तर पर आवश्यक स्तर की प्राप्ति के लिए काफ़ी काम करना होता है। ज़्यादातर हमको इस पर विशेष काम करने होते हैं, तभी हम सरल अनुवाद के रूप में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः शब्दांतरण के लिए इस तरह की यांत्रिक अनुवाद काम को हो आता है। यहाँ पर देखेंगे मित्रों, जो यांत्रिक अनुवाद होता है, जो सॉफ्टवेयर के रूप में जिसको हम करते हैं, जिसको कि यहाँ पर देखेंगे, यानी इस तरह के अनुवाद पर भाषाई पुनर्गठन के स्तर पर आवश्यक स्तर की प्राप्ति के लिए काफ़ी काम करना होता है। अतः शब्दांतरण के लिए इस तरह का यांत्रिक अनुवाद काम का हो सकता है, लेकिन पूरी वाक्य रचना के स्तर पर यह बहुधा असफल सिद्ध हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पूरी वाक्य रचना के स्तर पर, यानी पूरी वाक्य की जो रचना है उसके स्तर पर मित्रों ये पूरी तरह से क्या हो गया है, प्रायः जो है असफल होता दिखाई पड़ रहा है। हाँ, लिप्यंतरण के क्षेत्र में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने हमारी बहुत सहायता की है। यानी लिप्यंतरण, जिस भी लिपि में हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उस लिप्यंतरण में जो है कंप्यूटर ने काफ़ी सहायता की है।
तो ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा मित्रों। लेकिन जो बातें ऊपर बताई गई हैं, ये शब्दांतरण कर पाना इस यंत्र के बस की बात पूरी तरह से नहीं हो पाई है। इस अनुवाद का काम लेकिन पूरी वाक्य की रचना के स्तर पर ये बहुधा असफल हो रहा कि पूरी वाक्य रचना हो पावे और पूरे भाव लोगों तक पहुंच पावें, इसमें कंप्यूटर असफल हुआ है। लेकिन लिप्यंतरण के क्षेत्र में, लिपि के क्षेत्र में, जिस भी लिपि में जिस भी शब्द का प्रयोग करके, जिस भी भाषा का प्रयोग करके हम ट्रांसलेशन करते हैं, उस भाषा में किसी प्रकार का हेर फेर नहीं दिखाई पड़ता है। तो हम 10 बिंदु के अंतर्गत मित्रों अनुवाद के प्रकार के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्राय सभी यूनिवर्सिटियों में इस तरह से क्वेश्चंस हिंदी के किए जाएंगे, जो कि BA 4 सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों। तो अनुवाद के प्रकार यदि आपसे पूछे जाएं तो आप पूरी तरह से इसे लिखेंगे। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में आप इन पॉइंटों को लिख देंगे, तब भी ये आपके लिए पर्याप्त होगा। और प्रायः जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनमें भी इस प्रकार से अनुवाद के प्रकार के विषय में पूछा जा सकता है। तो हर तरीके से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यूनिट सेकंड जिसको कि मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। तो मित्रों, मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, अपने मंतव्य को अवश्य प्रेषित करें, जिससे मैं आपको अगले वीडियो में उस चीज़ को दे पाऊँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।